हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और घटना चक्र इन्वायरमेंट में आज हम पार्ट 11 करेंगे, जिनमें पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह सब चीज़ों की चर्चा हो ही रही है। तो आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 11। और जितने भी चैप्टर होंगे इसमें भी कर लेंगे हम। तो आपको पता होगा घटना चक्र आर ओ फॉर यूपीएससी पीसीएस एग्जाम और सारे जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारा थियोरेटिकल पार्ट होता है जिसको आप रट करके याद करके देख करके इसको याद कर सकते हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आते हैं एग्जाम में। और आपने देखा होगा, अगर आपने कभी एग्जाम दिया होगा, घटना चक्र कितना यूजफुल होता है, सारे टॉपर्स के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है। तो ठीक है, आप पूरा लाइन बाय लाइन वन बाय वन करवाया जा रहा है ताकि इसमें से कोई भी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि इसका एक पॉइंट भी छूटना मतलब एक क्वेश्चन का चले ही जाना है। तो इसको रिपीट करके आप जितना हो सके उतना देखिए, उतना सुनिए, उतना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे कि आपका पूरा का पूरा माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन को जो रटने वाला है उसको भाई रटना ही पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें रट्टाफिकेशन थोड़ी होती है। हर चीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता है, कुछ चीज़ रटनी पड़ती है। तो इसको रटिए और जो कॉन्सेप्ट वाला है उसको क्लियर करिए और रिविजन करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रिपीटेड है, उसको याद कर लीजिए। और ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको चैनल से थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर मतलब लग रहा है कि हाँ यूजफुल है, तो प्लीज़ यूट्यूब पर को लाइक करिए हमारे और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता है, तो आप न्यूज में भी सुनते होंगे। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया जापान में 2010 में आयोजित किया गया था। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई। इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम भी उठाए गए। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन कॉप 11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य हैदराबाद भारत में आयोजित किया गया। कॉप 12 का आयोजन प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में 6 से 17 अक्टूबर 2014 के मध्य संपन्न हुआ। और कॉप 13 जो होता है इतने के ये हो गया था क्या? हम्म, ये शायद हो गया था आपका। हम्म, इसको कर लेते हैं, वो हो गया था आपका। ठीक है, जैव विविधता और विविध इसको कर लेते हैं। तो सीबक थोर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है। कौन सा? सीबक थोर्न। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनट नाट के ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। कौन सा? सीबक थोरना को। ठीक है, सीबक थोर्न भारत में लेह बेरी के नाम से भी एक लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी है। भारत के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, कुकुम सारी, लाहौल, काजा, ताबो, हिमाचल प्रदेश, नाथुला, सिक्किम तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषण, पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ बाढ़ इत्यादि हेतु इस्तेमाल किया जाता रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होता है। शीत मरुस्थल नियंत्रण हेतु यह एक आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। समशीतोष्ण मतलब टेम्परेट और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था को शीत निष्क्रियता मतलब हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें वहां के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं। यह अवस्था नियत तापी मतलब वार्म ब्लडेड तथा अनियताभी मतलब गोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के प्राणी में पाई जाती है। गिलहरी, भालू, कुछ कीड़े चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते, तब वह शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है। श्वसन मंद हो जाता है और उपापचय घटता है, और वे उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं और शीत निष्क्रियता के पूर्ण व उसके शरीर में संचित हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि कृंतक रोडेंट गण में गिलहरी मतलब स्क्वेरल्स, छछूंदर, मस्ट रैट्स और चूहे रैट्स जो होते हैं, मूसक, माइस आदि क्या कहते हैं स्तनधारी प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। व्यापक नीच मतलब ब्रॉड नीच की बात करें तो प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है।
सिकोया का होता है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग लंबाई जो होती है 389 फीट मतलब 115 मतलब 115 मीटर तक होती है। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी समुद्र से प्रवाहित होने से भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती है। भीतरकनिका जो होता है वन्य जीवन तथा जैव विविधता संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। शंख नदी जो उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के सीमा के पास के राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाने के बाद इसका नाम ब्राह्मणी हो जाता है। बैतरणी नदी का उद्गम गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है जो उड़ीसा राज्य के केवंझार जिले में अवस्थित है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। इनमें जैव द्रव्यमान उत्पादन लगभग 2200 ग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। निम्नलिखित बायोम में जैव द्रव्यमान के प्रति वर्ष उत्पादन की मात्रा इस प्रकार है। जैसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन जो होता है 1200 ग्राम और टाइगर जो होता है 800 ग्राम और प्रेरी जो होता है 600 ग्राम। और जबकि गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान होता है। टूमा रोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा द्वारा लिखित है जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीय विरोधी लेखिका हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है तो वह है सिकोया। और निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं तो व्यापक नीच या बड़े आकार का वाला शरीर तो व्यापक नीच अभी पढ़ा आपने। तो सीबक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। अभी आपने पढ़ा ना इसके उपाय का चंगेज खान ने भी किया था। इस पेड़ के बेर में विटामिन और प्रोटीन तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्वती सुविधा को बढ़ाने को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण बचाव के लिए किया था। भारत में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पौधा पाया जाता है लद्दाख में। अब भारत का सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? तो इस पादप का महत्व है यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। सही है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। इसमें पौष्टिकी मान होता है। यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। तो 1 और 3 सही है। दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। दूसरा जिसका स्रोत उड़ीसा में है समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर पर है। यह वन्य जीवन तथा वन्य जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है तो वह है भितरकनिका। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़ भालू कृंतक उपरित में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है तो वह किया जा सकता है मतलब तीनों में चमगादड़ भालू कृंतक तीनों में। मतलब शीत निष्क्रियता क्या होता है? गिलहरी भालू कुछ कीट भक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम आहार में आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब वो शीत निष्क्रियता मतलब हिबरनेशन में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इस प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के बराबर हो जाता है और श्वसन मंद हो जाता है। उपापचय घटता है और उसी जैसे कुछ आपने जीव जंतु को देखो जो सांप क्या होते हैं वो क्या कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो वो क्या करते हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं या ठंडी पर दिखते ही नहीं होंगे आपको। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है तो वह गहरे सागर में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इसमें तो है नहीं। जैव विविधता दिवस 22 मई को। टोमा रोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक क्या कौन है तो वह है वंदना शिव। अब पढ़ेंगे हम हरित प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन को। चलिए ये भी कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह क्या होता है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा में मुख्यतः पराबैंगनी दृष्टिगोचर विकिरण और अवरक्त किरण होती है। इनमें नुकसानदायक पराबैंगनी विकिरण अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं जबकि दृष्टिगोचर अवरक्त विकिरणें पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है। ऊष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। सूर्य की उष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब उष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प मीथेन एवं अन्य उष्मा रोधी गैस इस उष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है। इस तेज बची उष्मा को पुनः
धरातल को वापस कर देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त उष्मा एकत्र हो जाती है। पृथ्वी की उष्मा अवरोक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। विगत कुछ वर्षों में इन उष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ध्यातव्य है कि जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस मतलब हरितगृह गैसों की संकल्पना की थी। किसी ने? जोसेफ फोरियर ने 1824 में। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैस उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैस है। ये सभी गैसें वातावरण की उष्मा को सोख लेती हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देती। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सूर्य की विकिरण किरणें आ रही हैं और ये परिवर्तित हो रही हैं, और यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर ओजोन लेयर है ये, और ये ग्रीन हाउस गैस द्वारा शोषित, सॉरी, ये पूरा ग्रीन हाउस गैस द्वारा शोषित कर ली जाती है, जिससे पूरा तापमान बाहर नहीं जा पाता, जिससे पृथ्वी थोड़ी गर्म रहती है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों को अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो जलवाष्प मतलब H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, मीथेन है CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है CFC। और ध्यातव्य है कि आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है तथा यह वैश्विक उत्पन्न के लिए उत्तरदायी नहीं है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, परंतु इनका योगदान उपरोक्त गैसों की अपेक्षा कम है। विभिन्न गैसों का ग्रीन हाउस गैस के जैसे तापमान के प्रति अपेक्षाकृत योगदान देख लेते हैं। जलवाष्प 60% और कार्बन डाइऑक्साइड 26%, और जो होता है मीथेन वो 4 से 9%, और ओजोन जो होता है 3 से 7%, और नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना होता है 0.1 से 0.4% है। वहीं देखते हैं दूसरी ओर हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संघटक है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल मतलब इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा मतलब IPCC द्वारा चिन्हित आइडेंटिफाइड 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, मतलब CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CFC, और नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एसिडी रैन के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी गैस हैं। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर, और क्या है, नाइट्रोजन फ्लोराइड। तो जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला है हरित प्रभाव का क्या अर्थ है? तो वही है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल तापमान का बढ़ना। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी तो वह जोसेफ फोरियर ने की थी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है? तो देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन है, क्योंकि कार्बन टेट्रा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड भी है, लेकिन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा समूह? तो ये जो नहीं है, अमोनिया तथा जोन अमोनिया नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड पूरा दिया है ये जो है, ठीक है। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो वह अधिकतम गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो वह है जलवाष्प H2O। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित घटक का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो होगा पहले सबसे ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर कार्बन फ्लोरो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस के में मुख्य घटक होता है, तो मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मतलब सभी होते हैं, तो ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनट इसको चेक करने दो। एक से अधिक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह है आर्गन, मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो यह है वैश्विक ताप में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये नहीं करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो होता है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी है? वह है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, उपर्युक्त सभी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 ठो है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायी है? तो वह है मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीनों के तीनों है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, प्रोपेन नहीं है, ओजोन भी है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो वह नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह नहीं है? तो वह है ऑक्सीजन, बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। अगर आप वही छह का नाम याद करें, देखिए कितना क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। इसमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है गैस नहीं है, कौन सा नहीं है? CH4 है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखता उत्तरदायी है। ये जो है ऑप्शन सी होगा, ये नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। हरित गृह प्रभाव में वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो वह होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, और वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, अवायु की गति बढ़ जाती है। तो जो है ए गलत है, और ए गलत है, बी सही है, और डी भी सही है। तो एक से ज्यादा दो ऑप्शन सही है। PCS 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसलिए। अगला क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, इसको भी कर लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। जो CO2 होता है, ये हानिकारक भी होता है, कहीं कहीं लाभदायक भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, आपको पता होगा पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक। वहीं भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक है। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती है, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा शोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप जो तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के विपरीत पौधों के विकास में संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के रूप निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि व विकास संभव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ दशकों में वातावरण CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हुई। आप देख रहे हैं ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। वैश्विक उष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 315 ppm द पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी। वहीं अब यह मात्रा 415 ppm
को पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती है तो 21वीं सदी में मतलब पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 ppm हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान लगभग 6 डिग्री बढ़ जाएगा। विश्व मौसम संगठन द्वारा तो WMO के द्वारा अनुसार पूर्व औद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm थी, मतलब 0.03 थी परसेंट थी, जिसमें वायुमंडल समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहा था। हालांकि मानवीय गतिविधियां जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जहाँ तक है कि मीथेन CH4 गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु हैं। यह एक हरितगृह गैस है जो वायु प्रदूषण होती है। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि समुद्र हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्रभूमि से उत्सर्जित होता है। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। इसके पिघलने पर वह पुनः प्राकृतिक गैस और जल परिवर्तित हो जाती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे महाद्वीपीय प्रांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतस्थलीय गहरे जलीय निकायों तथा गहरे समुद्री जल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन में मीथेन हाइड्रोजन के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। इसके पिघलने से वैश्विक तापन और इसके दुष्प्रभाव में और तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय में ही विद्यमान रहती है और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। चावल की खेती में संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है और नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तथा कृष्ण मृदा से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। जलवायु के प्रदूषण कारक है कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करने वाले कारक तथा कार्बन शोषण में कमी लाने वाले कारक। तो बस इसमें ज्यादा है नहीं। नासा एवं अन्य अध्ययन से सोलर फ्लेरा में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं मानते हैं। तो ये थोड़ा है। अब देखते हैं हम कि देखो फसल मात्रा अवशोष दहन किसके कारण, इसके द्वारा क्या क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, इनकी सबकी मात्राएं बढ़ती हैं। तो फसल मात्रा के अवशेष जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन और मीथेन, हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बनिक यौगिक और ओजोन निलंबन मतलब PM एरोसोल्स अब निर्मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य को और जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो वह है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, मतलब तीनों है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। किसकी वजह से है। तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत और क्षय और प्रदूषण सबकी वजह से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो वह है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई तापादप वृद्धि और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। तो पहला ही सही है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। तो कौन से हैं। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन सही है। तैल चलित स्वचालित संख्या विस्फोटन ये भी सही है। और सौर धधक में वृद्धि ये कि नहीं है। और अत्यधिक वनोन्मूलन ये भी है। तो लगभग ये तीनों क्वेश्चन, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। और निम्नलिखित विकल्प विचार करना है। इसमें बताना है जैव मात्रा के अवशोषण के दहन के कारण वायुमंडल में ऊपर में से कौन सी गैस निर्मुक्त होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड सभी होती है। यहाँ पर आप ग्रुप में ये याद कर लीजिए, ये सभी के सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक उष्मन उत्सर्जन की कारक होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय उष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, वह होती कार्बन डाइऑक्साइड की। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। 0.03% को। भूमंडलीय तापन का कारक क्या है। वह है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पर में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। तो वह है धान के खेत, कोयले की खनन और पालतू पशु और आर्द्रभूमि। तो सभी के सभी हैं। मीथेन निम्न में से किस से निकलती है, उत्सर्जित होती है। तो वह होती है
केवल धान के खेतों से और केवल दीमक की लंबी से, उपरोक्त में से किसी से नहीं, तो ये दोनों से होती है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी है? वो मीथेन है। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि से संबंध है, वो कौन सी? मीथेन है। जुगाली करने वाले पशुओं में जिससे ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है, वह है मीथेन। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है, क्योंकि क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल पलायन कर जाती है, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो ये दूसरा सही है। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, और मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर दक्षिणी टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। ये भी सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में अक्सरित हो जाते हैं, तो सभी के सभी सही हैं। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन सा कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो वह है चावल की खेती संबंध अवायवीय परिस्थिति में मीथेन के उत्सर्जन का कारण, और जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होना। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या होता है? तो इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, और आपको आर ओ का एग्ज़ाम, आर ओ का एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम सबके लिए कितना बेनिफिशियल होता है आपको पता ही होगा। और आर ओ का एग्ज़ाम, सॉरी स्लिप कर गई एग्ज़ाम। तो आर ओ का एग्ज़ाम जो होता है ना, अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी होगा, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सारे क्वेश्चन देखिए और फैक्ट्सफुल डाटा लिख लीजिए, रट लीजिए, चाहे जैसे याद करिए, क्वेश्चन को बार बार लगाइए, देखिए, उससे आपको दिमाग में फीड हो जाएगा और ये बहुत ही यूजफुल होगा, आई श्योर। और आप देख लेना इसको कि कितना आपको बेनिफिट्स पहुंचाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सीरीज अपने दोस्तों को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।